गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और थर्ड यूनिट स्टूडेंट्स हमने सिलेबस में कंप्लीट ही की है, वेदर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको फोर्थ यूनिट के बचे हुए चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करवाती हूँ। आपके सिर्फ दो ही चैप्टर बचे हुए हैं, 10th एंड 11th। स्टूडेंट 10th चैप्टर है प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स। इसमें क्या करना है, देखो जो आपको मैं बताती जाऊँ उसको टिक करते जाना। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड बाय द प्लेन दिस। देखो ये आपको एक सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस cz स्क्वेयर इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करती हूँ lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। जब मैं सेंट्रल कॉनिकॉइड को इस प्लेन से कट करूंगी तो जो भी आपके पास सेक्शन आएगा, जो भी आपके पास क्रॉस सेक्शन निकल के आता है, वो किस नेचर का होगा, वो इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा। आपको ये बताना है कि जो सेक्शन है वो उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगी, आपको नेचर बताना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए, क्योंकि देखो हो सकता हो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एक सेंट्रल कॉनिकॉइड दे दे और एक प्लेन दे दे और आपसे पूछ लें कि जो इसका सेक्शन आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको ये याद रखना है। मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ। देखो ये टर्म आपने निकालनी है BCL स्क्वेयर प्लस CAM स्क्वेयर प्लस ABN स्क्वेयर इक्वल टू। अब आपने करना क्या, देखो सबसे पहले तो राइट साइड 1 बना लेना कॉनिकॉइड की, यहाँ से ABC निकाल लेना कंपेयर करके, और प्लेन से कंपेयर करके L, M, N एंड P फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अगर ये वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आ जाती है तो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो इलिप्स, और ये लेस देन 0 आ जाती है तो हाइपरबोला। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद है टू डिटरमाइन द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेक्शंस ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड दिस। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे तो करना तो ईजी है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बट शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ये फॉर्मूलेज हैं सारे की, एरिया निकालना हो तो किस तरह से निकालो, इसको भी स्टूडेंट्स जो है आप एक काम करो, देखो ये वाला कर लेना आप। एरिया ऑफ सेंटर प्लेन सेक्शन क्या फॉर्मूला है, पाई इंटू √L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √BCL स्क्वेयर प्लस CAM स्क्वेयर प्लस ABN स्क्वेयर। स्टूडेंट्स सेंट्रल प्लेन सेक्शन क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। एक तो देखो आएगा सेंट्रल सेक्शन, एक आएगा नॉन सेंट्रल। सेंट्रल सेक्शन में स्टूडेंट ये जो प्लेन है इक्वल टू 0 होता है, सेंट्रल प्लेन होता है, मीन्स प्लेन जो है सेंटर से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो जब सेंट्रल सेक्शन की बात आती है तो LX प्लस MY प्लस NZ शुड बी इक्वल टू 0। और आपको मैं अभी दिखा देती हूँ एक बार, इसमें आगे देखो ये नॉन सेंट्रल में क्या फर्क होता है, बिल्कुल सेम होता है, पर यहाँ प्लेन कौन सा आता है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स बस आपको एक तो ये याद रखना है, एक सेंट्रल सेक्शन में एरिया का फॉर्मूला याद रख लेना कि सपोज आपको कोई कॉनिकॉइड दे दिया, कोई प्लेन दे दिया और आपसे सीधा पूछे कि इसके सेंट्रल सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करो, तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करके आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन रहने देना, इसके क्वेश्चन सारे इसके लेंथी हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर वही, अब पहले मैंने सेंट्रल बताया, अब नॉन सेंट्रल के केस में आपको बस एरिया ही मैं आपको बता देती हूँ। देखो सेंट्रल के केस में आपका ये एरिया था, पीछे भी मैंने आपको बताया। नॉन सेंट्रल के केस में क्या एरिया बन जाएगा, इसको k स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो सेंट्रल वाला एरिया उसको k स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देना। फिर आप कहोगे कि मैम k स्क्वेयर क्या है, k स्क्वेयर इज 1 माइनस p स्क्वेयर बाई p नोट स्क्वेयर। p स्क्वेयर स्टूडेंट्स कहाँ से आएगा, जब आप ये जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन लेते हैं ना, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, तो स्टूडेंट वहाँ से आपके पास P आ जाएगा। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर भी P मुझे दिखा ये देखो ये आपका P आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद P नॉट, और स्टूडेंट्स दिस टर्म इज P नॉट। क्लियर है, P नोट ये टर्म है, P क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, तो P और P नोट वहाँ से निकाल के k स्क्वेयर निकाल लेना। यहाँ से आप जो है नॉन सेंट्रल सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो।
उसके बाद स्टूडेंट्स सर्कुलर सेक्शन है, ये आप छोड़ देना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पेपर में आ सकता है, शॉर्ट में नहीं आ सकता। प्लेन सेक्शन ऑफ पैराबोलॉइड, देखो अभी हमने सेंट्रल कोनिकॉइड किया, अब है पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax² + by² = 2cz भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2z भी देखो कई फॉर्म में लिखते हैं हम। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ax² + by² = 2cz, ये भी पैराबोला है। अगर मैं लिखती हूँ ax² + by² = 2z, ये भी पैराबोला है। और अगर ऐसे लिखती हूँ ax² + by² = 2z/c, इट इज़ अगेन ए पैराबोलॉइड, ठीक है। ये आपके पास पैराबोलॉइड है, ये प्लेन है। आपको ये बताना है जब इस कोनिकॉइड को, इस पैराबोलॉइड को इस प्लेन से कट करूंगी तो जो सेक्शन निकल के आएगा उसका नेचर क्या होगा। स्टूडेंट नेचर हमने पहले भी किया है, लेकिन वहाँ पर कोनिकॉइड सेंट्रल कोनिकॉइड था, ax² + by² + cz² = 1। यहाँ सेंट्रल कोनिकॉइड की जगह क्या है, पैराबोलॉइड। अगर यहाँ पैराबोलॉइड है, फिर से वही एक टर्म आपको निकालनी पड़ेगी, देखो ये वाली ab l²n²। अगर ये टर्म 0 आ जाए तो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ये टर्म >0 आ जाए तो एलिप्स, और <0 आ जाए तो हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स ये 3 टर्म्स आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सिस ऑफ प्लेन सेक्शन, लेंथ वगैरह ये सारी चीज़ें आप रहने देना, ठीक है। और एरिया भी स्टूडेंट्स आप स्किप कर देना, इसका थोड़ा टिपिकल सा फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, जनरेटिंग लाइंस। स्टूडेंट्स मैंने आपको कौन में सिलेंडर में आपको बहुत अच्छे से बताया जनरेटिंग लाइंस क्या होती है। जनरेटिंग लाइंस क्या होती है, वो मूविंग लाइंस होती है जो किसी सरफेस को जनरेट करती है, यानी कि जिसके लोकस से कोई नई सरफेस जनरेट होती है। तो इन कॉन एंड सिलेंडर वी हैव एग्जांपल ऑफ सरफेसेस विच आर जनरेटेड बाय मूविंग स्ट्रेट लाइन, सच सरफेसेस आर कॉल्ड रूल्ड सरफेसेस। स्टूडेंट्स कई बार रूल्ड सरफेसेस की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। तो रूल्ड सरफेसेस क्या है, जो किसी मूविंग लाइन से सरफेस जनरेट होते हैं, उन सरफेस को बोलते हैं रूल्ड सरफेसेस। और जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है इटसेल्फ इट इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन और जनरेटर, ठीक है। फिर जनरेटिंग लाइंस हम किसकी स्टडी करेंगे, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट यही लिखते हो, x² / a² + y² / b² - z² / c² = 1। देखो इस टर्म को प्लस वाली को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगी। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, a - b a + b, ऐसे यहाँ लगा दो a - b a + b। उसके बाद क्या करा, देखो ये माइनस वाली टर्म, ये माइनस की टर्म, ये माइनस की टर्म, इसको क्या ले लिया, दिस टर्म इज इक्वल टू लैम्डा दिस। और जब मैं इस टर्म को, देखो ये टर्म है मेरे पास x/a - z/c इंटू x/a + z/c इज इक्वल टू 1 - y/b 1 + y/b। अब मैं अगर इस टर्म को ले लूँ x - a - z/c, इस टर्म के साथ लैम्डा 1 - y/b, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ वैल्यू लैम्डा 1 - y/b, यहाँ वैल्यू पुट करी मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के पुट करी, x/a + z/c इज इक्वल टू 1 - y/b इंटू 1 + y/b। देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो x/a + z/c इज इक्वल टू 1/λ 1 + y/b। देखो ये टर्म आ जाएगी स्टूडेंट। इसी तरह मैंने यहाँ माइनस का कॉम्बिनेशन लिया, अब क्या करो, एक टर्म यहाँ से माइनस की ले लो और एक टर्म यहाँ से प्लस की ले लो। स्केलर क्या ले लिया मैंने, म्यू ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह पुट करके आप इसकी और इसकी रिलेशन निकालोगे, 1/μ आ जाएगी। अब देखो जितने हम लैम्डा और म्यू की वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, लैम्डा की जितनी वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, एक सिस्टम तो ये आता चला जाएगा, दूसरा ये सिस्टम आता चला जाएगा। यानी कि हमारे पास हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के केस में जनरेटर्स के 2 सिस्टम बनेंगे, एक लैम्डा सिस्टम, एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग और एक म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादातर आती हैं वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को आपको लर्न करना है। पहली प्रॉपर्टी, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि 2 सिस्टम बनते हैं जनरेटर के, वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड। क्या कह रहे हैं, देखो दोनों सिस्टम में से कम एक जनरेटर ऐसा आएगा, क्योंकि देखो ये एक सिस्टम है, जितनी लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगी उतने ही जनरेटर आते चले जाएंगे। तो एक जनरेटर लैम्डा सिस्टम से आएगा और एक जनरेटर म्यू सिस्टम से आएगा,
जो किसको इंटरसेक्ट करेगा, जो किससे पास करेगा, हाइपरबोलॉइड के हर पॉइंट से पास करेगा। वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासेस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड। स्टूडेंट्स इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रही क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर प्रॉपर्टीज आती है तो सिर्फ आपको लैंग्वेज पार्ट लिखना होगा। नो टू जनरेटर ऑफ सेम सिस्टम ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इंटरसेक्ट। अब क्या कह रहा है, देखो कि आपने एक लैम्डा सिस्टम लिया, इससे दो जनरेटर निकाल लो, एक बार लैम्डा को 1 वैल्यू दे दो और एक बार लैम्डा को 2 वैल्यू दे दो। अब कह रहे हैं कि अगर लैम्डा सिस्टम से आपने 2 जनरेटर निकाले हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक जनरेटर तो लैम्डा सिस्टम से निकाल लो और एक म्यू से निकाल लो। मीन्स एक बार लैम्डा को 1 वैल्यू देके एक यहाँ से निकल गया और एक बार म्यू को 2 वैल्यू देके एक यहाँ से निकाल लो, तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। मतलब जनरेटर फ्रॉम अपोजिट सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम इंटरसेक्ट बट सेम सिस्टम डोंट इंटरसेक्ट, डजंट इंटरसेक्ट। तो नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इंटरसेक्ट। उसके बाद देखो एनी 2 जनरेटर ऑफ डिफरेंट सिस्टम इंटरसेक्ट। अगर आप डिफरेंट सिस्टम से जनरेटर निकालते तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, लेकिन सेम सिस्टम के जनरेटर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये थ्योरम है, थ्योरम रह देना, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, बट ये जो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है ऐसे ही हाइपर पैराबोलॉइड भी आएगा। मैं वो करवा देती हूँ आपको, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। देखो जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। स्टूडेंट्स ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन होती है x² आपको पहले मैंने 9 चैप्टर में स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी। x² माइनस y² इक्वल टू 2z भी लिख सकती हूँ, 2cz भी लिख सकती हूँ, 2z/c भी लिख सकती हूँ। ठीक है, दिस इज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। फिर वही देखो इसको भी ऐसे लिखा मैंने। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो भाई एक टर्म को लैम्डा z माना तो दूसरी अपने आप निकल आएगी। ठीक है, और एक को मैं आपको एक बात बताती, देखो यहाँ 2z है। ठीक है, ऐसे 2 टर्म मान लो, एक बार x माइनस a माइनस y को 2 लैम्डा ले लो और एक बार इस टर्म को म्यू z ले लो। तो वहाँ से जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 सिस्टम निकलाएंगे, एक लैम्डा सिस्टम निकलाएगा और एक म्यू सिस्टम। वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर है स्टूडेंट्स। वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासेस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड के दोनों सिस्टम से एक जनरेटर ऐसा आएगा जो हाइपरबोलॉइड के हर पॉइंट से पास होगा। दूसरा था कि सेम सिस्टम के जनरेटर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा था कि 2 जनरेटर ऑफ डिफरेंट सिस्टम इंटरसेक्ट्स। चौथा देखो एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, आई थिंक वहाँ छूट तो नहीं गई है, मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी और 4th प्रॉपर्टी दे रखी है। क्या है देखो, द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करते हो, मीट्स द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इन 2 जनरेटर्स थ्रू दैट पॉइंट। यानी कि देखो जब आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करते हो तो वो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड को हमेशा 2 जनरेटर्स में मीट करेगा जाके। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है। टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट मीट द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इन 2 जनरेटर्स थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, थ्रू दैट पॉइंट का मतलब आई थिंक समझ गई होगी, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया है वो जो जनरेटर है उसी पॉइंट से पास करने चाहिए। अब फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। 12th और 13th हमने कंप्लीट किया है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट के अकॉर्डिंग पैराबोलॉइड का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको करवा देती हूँ। वैसे तो देखो मैंने आपको पैराबोलॉइड खुद आपको करने के लिए दिया था, बट बीच में वो स्टॉप हो गया, तो अब सिर्फ आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो 3rd यूनिट हमारी कॉनिकॉइड पे ख़त्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है पैराबोलॉइड। ठीक है, पैराबोलॉइड की इक्वेशन ये इलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन है। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड में यहाँ माइनस का साइन आ जाता है और ये मैंने आपको बता दिया 2z/c भी लिख सकते हैं, 2cz भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2z भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आई थिंक इसमें एज सच कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता बनेगा, और बनेगा तो इस टाइप का बनेगा जो कि आप ऑलरेडी कॉनिकॉइड में कर चुके हो। कॉनिकॉइड में ऑलरेडी कर चुके हो, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे दिया तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है, जस्ट वैल्यू पुट करने वाला।
तो स्टूडेंट्स आप वो सब करके देख लेना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर देना। अब जो है मेरी तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी हो, आपको लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट लगी, वैसे तो देखो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट से आपके जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा ही रही हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगी।